गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पे 10वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक करा रही हूँ, जो कि 12वें नंबर का है। ठीक है, इसमें हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में समझेंगे। तो आधारभूत प्रमेय को समझने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ समझ लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि वो क्या होती हैं। तो बच्चों, जो भी संख्या होती हैं जिनके अगर केवल दो ही गुणनखंड हो, और दो भी कौन कौन से, एक तो एक और एक स्वयं वह संख्या। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए 7 का, तो 7 के दो गुणनखंड है, मतलब 7 में दो संख्याओं से भाग जा सकता है, या तो 1 से जाएगा या फिर 7 से जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। तो इसलिए 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे गुणनखंड क्या होता है, तो अभी भी जैसे मैंने बताया कि 7 में जिससे भाग जाएगा, ठीक है, तो यानी कि वो संख्या जो 7 को भाग दे सकती है ना, 7 में जिससे भाग जा सकता है, तो वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करता है वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अब गुणनखंड अगर आता है तो गुणनखंड का वृक्ष कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, प्रत्येक चरण पर क्या होता है, जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य संख्या चाहिए, लास्ट में हमें अभाज्य संख्या मिलती जाती है। ठीक है, तो वो जो क्रम मिलता जाता है उसे हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष, यानी कि फैक्टर ट्री। ठीक है, तो अब फैक्टर ट्री अब हम कैसे बनाएंगे, देखो सब कुछ एक से एक लिंक हो रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे 15,480 है, तो 15,480 में आप 2 से भाग दे के देखो। ठीक है, 2 से भाग दिया, 2 सतह 14। ठीक है, कितना आया आपके पास 1, फिर 4, फिर 2 सतह 14, फिर आपने यहाँ से उतारा 8। ठीक है, तो 2 चौक 8, और फिर उसके बाद में क्या था, ये वाला 0, तो यहाँ पे भी आपने क्या लगा दिया, 0। यानी कि 15,480 को जब आपने 2 से भाग दिया तो आपको 7740 मिला। तो आपका ये हो गया 2 और ये हो गया 7740। अब हम देखते हैं कि 7740 जो है, इसमें भी 2 से पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो भाग दिया, तो 2 तिया 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 17, फिर 17 हो गए, तो यहाँ पे 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 2 7 14 और 0। और इसी प्रकार से हम लगातार भाग देते जाएंगे। जब भी भाग देता जब भी हम भाग दे सकते हैं तब तक हम भाग देते जाएंगे, तो हमें इस प्रकार से एक ट्री मिलेगा। तो ये जो ट्री है, ये जो वृक्ष है, ये गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। अब गुणनखंड वृक्ष में अगर हम यहाँ पे 15,480 को देखें, ये किस किस से मिलकर बना है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या यहाँ पे आ रही है। तो बच्चों देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है। यहाँ से ये जो इस तरफ वाली अभाज्य छोटी छोटी संख्या है, ये सारी अभाज्य संख्या है। तो देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, ये 2 3 बार, फिर यहाँ पे 2 बार है 3, फिर है 5 और फिर 43। इन सबको अगर हम आपस में गुना करेंगे तो हमें 15,480 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गुणनखंड वृक्ष। अब बच्चों, इसी के आधार पर हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को समझेंगे। ये कहती है कि जो भी हमारे पास जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है, हर एक भाज्य संख्या को हम इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि जैसे हमने गुणनखंड वृक्ष बनाया, फिर उससे जो हमें अभाज्य संख्याएं मिलती गई, हम उन सबको एक एक करके अलग अलग लिखते गए और सबको आपस में गुना किया, तो हमें वो भाज्य संख्या मिल जाएगी जिससे सबसे भाग जा पा रहा है। तो यह जो गुणनखंड है, यह अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना कैसा होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि हमें यहाँ पे क्रम जो है उसको अच्छे से ध्यान पे रखना है। अब बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये जो हमने आधारभूत प्रमेय समझी है, इस पर के आधारित कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस है, कुछ अनुप्रयोग हैं, हम उनको यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे कि पहला यहाँ पे अनुप्रयोग है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखो। तो यहाँ पे एक उदाहरण की सहायता से इसे समझाया गया है। 8 और 60, हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों, जब हम 8 में भाग देने चलते हैं तो 2 से जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि 2 3 बार आएगा। तो हम यहाँ पर 2 की घात क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ही अब हम 60 के लिए लें, तो 60 में 2 से भाग दिया तो 30 बचा, फिर 2 से भाग दिया तो 15 बचे, फिर 3 से भाग दिया तो 5 बचे, और ये हो गया 3 से भाग दिया तो फिर 5 बचे, तो ये हो गया 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 60। अब HCF में हमें क्या करना है, जो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, देखो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो दोनों के अंदर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखा, ये 2 इसमें दोनों के अंदर है, फिर ये वाला 2 भी दोनों के अंदर है। ठीक है, तो ये 2 कितनी बार है, 2 बार, तो हमने यहाँ पे 2 की घात 2 लिखी और 2 की घात 2, यानी कि 4 हमारा HCF उत्तर आ गया। तो जो हम सबसे छोटी घात लेंगे वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, HCF। लेकिन अगर हम बड़ी घात लेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, LCM। तो LCM में बड़ी घात कैसे, देखो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3,
और यहाँ पे फिर उसके बाद 3 के बाद ये 3 और ये 5, तो 8 तिया 24, 24 पंजा 120, तो 120 हमारा एलसीएम है। और जो 2 की घात 2 है वो छोटी घात है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में होना चाहिए जब हम एचसीएफ लेंगे तब, तो जो छोटी घात होगी वो हमारा एचसीएफ हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है, इस उदाहरण में हमें ध्यान देना है। जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या फिर नहीं। तो बच्चों हमें ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना है कि 0 पर समाप्त होता है या नहीं, तो लास्ट में 0 आना चाहिए। अब 0 आपका तभी आ सकता है जब उस संख्या के अंत में क्या हो, 10 हो। अब 10 होगा तो 10 किस किस से मिलकर बना होता है, 2 पंच 10, यानी कि या तो 2 होना चाहिए और 2 के साथ साथ में 5। तो 0 पर तभी संख्या समाप्त होती है जब गुणनखंड में 2 और 5 आता है। तो हम 12 का गुणनखंड करके देखते हैं, ठीक है। 12 में भाग दे के देखते हैं, 2 से भाग जाएगा, 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3। भाई ये तो 2 गुना 2 गुना 3 है, यानी कि 2 की घात 2 गुना 3। इसमें तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, और जब 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 12 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो आपने ये 2 अनुप्रयोग देखे, इन अनुप्रयोगों पे आधारित हम एक और डिस्कस करते हैं पॉइंट, वो क्या कि जब हम यहाँ पे किसी भी संख्या का, 2 संख्या जैसे a और b है, इनका एचसीएफ निकालें और फिर उनका एलसीएम भी निकालें और इनको आपस में गुना कर देते हैं, तो बच्चों वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब कुछ प्रश्न हैं उनको हम हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, इसमें 32,760 जो है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए आप 32,760 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, सबसे पहले 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 तिया 6, 2 8 16 और ये 0। फिर आप दोबारा 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 नेम 18 और ये 0। अब दोबारा 2 से भाग जा रहा है, 2 चौक 8, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 2 नेम 18, 1 बचेगा, 2 पंच 10। अब आपका इसमें 2 से तो भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 से भाग आपका जा रहा है, ठीक है। तो 3 एकम 3, यहाँ 10 बचेंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा तो 19, 3 छिंग 18, 3 पंज 15, ठीक है। और अब आप इसमें 3 से दोबारा भाग देंगे, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पंच 15, फिर 1 3 पंच 15, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा है तो हम 5 से भाग देंगे, 5 नम 45, 5 एकम 5, इसमें 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और यहाँ पर 13 से जाएगा तो 13 एकम 13। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे संख्याएं आ रही हैं इतनी सारी, ये हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हम क्रम के अनुसार लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे 3 बार है ना, तो 2 की घात 3, फिर उसके बाद 3 की घात 2, फिर 5 गुना 7 गुना 13, ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को बोला है। पहले 15 का, तो 15 का निकालेंगे बेटा। 15 में 3 से भाग दिया, 3 पंज 15, ठीक है। 12 में भाग दो, 12 में 2 से भाग जाएगा, फिर बचेंगे कितना, 6, फिर 2 से दोबारा भाग दिया तो बचा 3, ये आपका 12 हो गया। अब एचसीएफ में आपको क्या करना है, जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के अंदर हो। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो दोनों के अंदर है, ठीक है, और एक ही घात है तो 3 आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही अब आप एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में आप देखेंगे बड़ी से बड़ी घात, ठीक है। तो 3 की घात तो एक ही है जो दोनों के अंदर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 की घात 2 गुना 3 के रूप में है, तो 2 की घात 2 भी है और यहाँ पे देखोगे तो 5 भी है। इनको आपस में गुना कर लो, तो 3, 2 को गुना किया 2 से, 2 दूनी 4 और ये 5, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 हमारा जो है ये एलसीएम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें 18 और 45 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 18 की बात करते हैं हम पहले। 18 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 9 बचता है, फिर 3 से भाग दिया तो 3 बचेगा, तो ये हो गया 18 के गुणनखंड। और दूसरी संख्या है 45, तो 45 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 15 बचेंगे, फिर 3 से भाग दिया तो हमारे पास 5 बचेगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 3 की घात 2, और इसे हम 3 गुना मतलब 3 की घात 2 और फिर 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो एचसीएफ में हमें उभयनिष्ठ छांटना है और वो भी वैसा जो दोनों के अंदर हो। तो हम देख रहे हैं कि 3 की घात 2 दोनों के ही अंदर है,
तो 9 उत्तर हमारा हो जाएगा HCF। और LCM में हमें क्या करना है बच्चों, जो 3 की घात 2 है इसको तो लेना ही लेना है, उसके अलावा बाकी की जो संख्याएं बची है उनकी भी अधिकतम घात हमें लेनी है। तो 9 दूनी 18, 18 पंज 90, ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न, जिसमें कहा है कि 320 और 120। भाई ये वाला ना आपका इस वाले सूत्र पर आधारित है, ये जो अभी बताया ना, देखो HCF गुना LCM AB। AB का मतलब पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। तो यहाँ पे आपके पास पहली संख्या 320 है और दूसरी संख्या 120 है। ठीक है, और LCM दिया हुआ है 960। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ भाई, आपके पास फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM और उसके बाद A गुना B, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आपको HCF यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस प्रश्न में, ये तो भैया ज्ञात करने को बोला है, तो हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ तो लिख देते हैं HCF, और जो LCM हमें बोला है 320 और 120 का कितना 960, तो 960 हम यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद 320 और 120 को हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो HCF निकालना काफ़ी आसान होगा, तो हम इसके लिए 320 गुना 120 रखते हैं, 960 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 8 96, और 320 में 8 से भाग दिया, 8 चौक 32 और ये 0, तो 40 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की घात n, ठीक है, 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों ये जो मैंने उदाहरण समझाया था ना, ये बिल्कुल यही है, तो आप इसको देख के कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।